Assalamualaikum. I'm Dr. Samia Jamil and I'm going to start my third video on nephrology और renal system radiant notes FCPS pulse by Rafiullah. थर्ड वीडियो में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 146 पॉइंट। अब इसमें कहता है अ पेशेंट वॉज CO2 is 44, pH is 7.33, HCO3 is 19, what is the acid base abnormality, और ये इसका आंसर दे रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगी कि हमने किस तरह से देखना है कि क्या करना है। मैं इस सारी स्क्रीन को वाइट करके यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देने की कोशिश करती हूँ। अब एक चीज़ है हमारे पास पीएच। अब जो हमारे पास पीएच की नॉर्मल वैल्यू है वो देखनी है हमने क्या है। उसके अलावा हमारे पास होती है CO2 लेवल्स और थर्ड पे होते हैं हमारे पास HCO3 लेवल्स। अब पीएच जो है ना ये नॉर्मल हमारे पास 7.35 टू 45 होती है, 7.35 टू 7.45, लेकिन ओवरऑल हम जो एवरेज निकालते हैं वो 7.4 होती है। अगर तो हमारे पास 7.4 से पीएच कम होगी दैट मीन वो एसिडोसिस होगी, और अगर 7.4 से पीएच ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि वो हमारे पास अल्कलोसिस होगी। उसके बाद CO2 लेवल्स जो हैं वो हमारे पास 35 टू 45 होते हैं, और इसका भी ओवरऑल एवरेज जो हम निकालते हैं वो 40 निकाल लेते हैं। तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 40 होगी दैट मीन्स कि वो एल्कलोसिस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक एजेंट है, और अगर ये मोर देन 40 होगी दैट मीन ये हमारे पास एसिडोसिस होगा। लेकिन आपने इसकी रेंज याद रखनी है, 35 टू 45 होती है। फिर बाइकार्ब्स आ जाते हैं। बाइकार्ब्स 22 से 26 तक होते हैं हमारे पास इसकी रेंज। अब अगर 22 से कम होंगे दैट मीन ये एसिडोसिस होगा हमारे पास, और 22 से ज़्यादा होंगे 26 से ज़्यादा होंगे तो दैट मीन हमारे पास एल्केलोसिस होगा। अब इसमें एक और पॉइंट है याद रखने के लिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपने पीएच और CO2 का कंपैरिजन करके ना हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल पीएच जो है वो ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, साथ में CO2 भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब दोनों एरो सेम साइड पे जा रहे होंगे ना तो मोस्टली जो कॉज होगा ना वो हमारे पास जो होगा वो मेटाबॉलिक कॉज होगा। या तो हमारे पास पीएच है वो भी कम हो रही है और साथ में CO2 भी कम हो रही है, मतलब दोनों एरो सेम साइड पे जा रहे हैं तो कॉज जो है मेटाबॉलिक होगा। लेकिन अगर ये होगा कि पीएच ज़्यादा हो रही है लेकिन हमारे पास जो है CO2 वो कम हो रही है, तो एरोज अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो कॉज हमेशा हमारे पास रेस्पिरेटरी होगा। और अगर ये कम हो रही है और ये ज़्यादा हो रहा है तो अगेन कॉज हमारे पास रेस्पिरेटरी होगा। अब कॉज रेस्पिरेटरी होगा वो हमें पता लग गया है, और बाद में हम पीएच लेवल्स देखेंगे, अगर वो 7.4 से कम होंगे तो वो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और अगर हमारे पास लेवल जो है 7.4 से ज़्यादा होंगे तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। आई गेस आपने ये पॉइंट अच्छे से देख लिया होगा कि मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर एरोज जो हैं वो सेम साइड पे जा रहे होंगे तो वो मेटाबॉलिक कॉज होगा हमेशा, और अगर एरोज जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमेशा कॉज जो है वो रेस्पिरेटरी कॉज होगा। फिर इसमें हमारे पास पीएच को देता है, इसमें 7.35 टू 7.45 है, तो कहता है बिलो दिस होगा तो एसिडिक होगा, मोर देन दिस होगा तो एल्कलोसिस होगा। CO2 लेवल्स जो है 35 टू 45 है, HCO3 जो है ये 22 टू 26 है, और वही बात है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसी तरह से ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है। अब नीचे वो डिसऑर्डर्स बता रहा है कि कब कौन से डिसऑर्डर्स होंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एरोज जो है ना वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे पीएच के और CO2 के, तो हमेशा आपने याद रखना है कि वो जो कॉज होगा ना वो मोस्ट लाइकली कौन सा होगा, मेटाबॉलिक। अब इसमें पीएच भी कम हो रही है, PCO2 भी कम हो रहा है, तो कॉज क्या है इसका, मोस्ट प्रोबेबली मेटाबॉलिक है। और कौन सी टाइप की एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब अगर एरो इसका ऊपर जा रहा है और इसका भी ऊपर जा रहा है PCO2 का, तो मेटाबॉलिक कॉज है, और इसमें पीएच ज़्यादा हो रही है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। अब रेस्पिरेटरी में आपने देखना है कि पीएच का एरो नीचे जा रहा है और PCO2 का एरो ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉज रेस्पिरेटरी होगा। पीएच कम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगेन इसमें जो एरोज हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉज जो है वो रेस्पिरेटरी होगा। इसमें भी ये ज़्यादा हो रही है तो ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रही है तो ये कम हो रहा है, अगेन कॉज जो है वो रेस्पिरेटरी होगा। पीएच को बाद में देखते हुए हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है।
बाकी इसमें थोड़ा इसके टेबल में मैग्नीट्यूड ऑफ कंपनसेशन बताया हुआ होता है कि फॉर हाउ मैनी CO2 डिक्रीज और इंक्रीज, तो कितने लेवल्स का फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि फॉर एवरी 10 mmHg इंक्रीज इन PCO2 लेवल, HCO3 जो है वो 4 मिलीमोल इंक्रीज होता है। ये MCQ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी इसमें एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एवरी 10 mmHg इंक्रीज इन PCO2 द लेवल्स ऑफ HCO3 इंक्रीज बाय 4 मिलीमोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब इसमें अगर आपने वो वाले पॉइंट्स याद रख लिए जो मैंने आपको पीछे बताए थे, तो आपका ये वाला टेबल, ये वाले सारे एमसीक्यूज जो हैं ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें कहते हैं इन अ स्टेट वेयर देर इज अ फॉल इन पीएच ऑफ प्लाज्मा, पीएच कम हो रही है, इंक्रीज इन बाइकार्बन एंड इंक्रीज इन PCO2। अब पीएच कम हो रही है और CO2 लेवल्स के कह रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखना जब ऑपोजिट मूव करेंगे कॉज हमेशा रेस्पिरेटरी होगा। तो पीएच जो है वो कम हो रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो अब ये देखें कि ये इन दोनों के एसिडोसिस होने की वजह से बाइकार्ब इंक्रीज हो रहा है, तो वो कंपनसेटेड होगा, पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर तो हमारे पास जो है इसके लेवल्स बाइकार्ब के नॉर्मल होते तो हम कहते हैं कि अनकंपनसेटेड है, लेकिन वहाँ पे एसिडोसिस होने की वजह से ये जो हमारे पास बेसिक कंपाउंड है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, तो दैट मीन वहाँ पे पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। फिर हम नीचे देखते हैं, इसमें कहते हैं पीएच कम हो रही है, PCO2 ज़्यादा हो रहा है, कॉज हमेशा अब अगेन रेस्पिरेटरी होगा। पीएच कम हो रही है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। विद द कंपनसेशन फ्रॉम रीनल बाय इंक्रीजिंग द बाइकार्ब, कंपनसेशन हो रही है बाइकार्ब से, बट एज इट फॉलिंग टू ब्रिंग पीएच टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये ऊपर वाले एमसीक्यूज को ही एक्सप्लेन कर रहा है। नीचे अगेन देख लेते हैं, पीएच जो है 7.32 है। अब हमारे पास जो 7.32 है ये एसिडिक है, क्योंकि इसकी नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.45 थी। ये हमारे पास पीएच जो है, अब याद रख लेना है, पीएच जो है हमारे पास कम हो रही है और PCO2 लेवल्स जो है हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों 35 टू 45 इसकी नॉर्मल रेंज थी। अगेन कॉज जो होगा वो हमारे पास रेस्पिरेटरी होगा। और HCO3 जो है ये नॉर्मल रेंज में 22 टू 26 नॉर्मल रेंज होती है, इसलिए अनकम्पनसेटेड होगा। तो आंसर देखते हैं, तो वही कह रहा है अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। मैंने आपको बताया है कि आपने कंपेयर करना है CO2 को विद पीएच। अगर ये भी ज़्यादा हो रही है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो कॉज हमेशा मेटाबॉलिक होगा, मतलब एरो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, कॉज अगेन मेटाबॉलिक होगा, क्योंकि एरो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है, एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कॉज क्या होगा, रेस्पिरेटरी कॉज होगा। देन कहता है एस्थमेटिक पेशेंट पीएच अगेन कम हो रही है, PCO2 लेवल्स हम देख रहे हैं 35 टू 45 ज़्यादा हो रहे हैं, कॉज क्या होगा, रेस्पिरेटरी होगा। अब हमारे पास HCO3 जो है ये नॉर्मल रेंज में है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड होगा। यानी HCO3 अगर यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो रहा होता तो हम कहते हैं कि कंपनसेटेड है, लेकिन HCO3 नॉर्मल है, तो ये क्या है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर कहते हैं विच रिमेन नॉर्मल इन द क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हमारे पास जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रहती है। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, और टोटल रट्टा है कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है नॉर्मल रहती है। पेशेंट हैज़ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फॉर एवरी 10 mmHg राइज इन CO2, द कंपनसेटरी राइज इन HCO3 क्या होगा, 4 मिलीमोल होगा। ये पीछे टेबल में भी मैंने बताया। लॉन्ग सिनेरियो बट PCO2 विल बी डिक्रीज टू कंपनसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, वो HCO3 जो है इसके ज़्यादा कम होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो इसे कंपनसेट करने के लिए क्या होगा कि जो एसिडिक कंपाउंड है ना PCO2, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये हाइपर वेंटिलेशन में चला जाएगा पेशेंट, जिसकी वजह से ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच है हमारे पास 7.36, इसे हम एसिडिक ले लेते हैं क्योंकि 7.4 हम एवरेज लेते हैं। फिर हमारे पास PCO3 लेवल्स जो हैं ये 35 से कम है, मतलब हमारे पास पीएच भी कम हो रही है, ये भी कम है, तो कॉज हमेशा क्या होगा, मेटाबॉलिक होगा। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है ये यहाँ पे हमारे पास, हम आंसर देखते हैं, कहता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कंपनसेटेड है क्योंकि इसके लेवल्स हमारे पास कम हुए हैं। मैं नीचे लिंक में एक वीडियो दूंगी जिसमें मैंने सिर्फ यही वाला टॉपिक पूरे का पूरा 5 टू 10 मिनट्स की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी।
आप उस लिंक को देख के भी इसे मज़ीद अगर कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो कर सकते हैं। फिर कहता है डिक्रीज HCO3 इज एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब HCO3 जो होता है ना, इसमें एक और बात है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो CO2 लेवल्स होते हैं ना, ये रेस्पिरेटरी की वजह से कम ज़्यादा होते हैं, और जो हमारे पास HCO3 होता है ना, ये मेटाबॉलिक कंपाउंड है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस में इसके लेवल्स ख़राब होते हैं। ये एक बेसिक कंपाउंड है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये एल्कलोसिस की तरफ लेके जाएगा मेटाबॉलिक, और अगर ये कम हो जाएगा तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ लेके जाएगा। और अगर ये एक एसिडिक कंपाउंड है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ लेके जाएगा, और कम हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ लेके जाएगा। और जो सी चीज़ का मसला होगा, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है तो कंपनसेट उसे क्या करेगा, कंपनसेशन होगी बाय HCO3। और अगर इसकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो रही है तो कंपनसेशन हमेशा होगी अपोजिट चीज़ से, CO2 लेवल से। ब्लड गैस एनालिसिस ऑफ द पेशेंट शोइंग 7.5 पीएच है, पीएच जो है ज़्यादा हुई हुई है, देख लें। और अब हमारे पास PCO2 लेवल्स जो हैं ये हमारे पास नॉर्मल हैं। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास जब ये नॉर्मल होगी और ये ज़्यादा होगी तो कॉज हमेशा मेटाबॉलिक होगा। तो इसमें ये हमारे पास क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा हो रही है और इसकी कोई चेंज नहीं आती, तो कॉज हमेशा मेटाबॉलिक होगा। एक तो ऑपोजिट एरो वाला था, सेम एरो वाला था, और अगर सिर्फ पीएच चेंज हो रही है, PCO2 नॉर्मल रेंज में है, तो कॉज हमेशा मेटाबॉलिक होगा। तो क्या है, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्योंकि इसके लेवल्स भी जो है वो नॉर्मल है। A patient has a car accident but didn't get any external injuries, HB 7.5 है, HB अगेन ज़्यादा हुई हुई है, और PCO2 इज़ 20 mm है जी, PCO2 हमारे पास कम हुए हुए हैं, तो कॉज क्या होगा, रेस्पिरेटरी होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज होगा। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को कंपनसेट कौन करेगा, HCO3। HCO3 लेवल जो है वो कम हुए हुए हैं, तो दैट मीन कि ये पार्शली या अनकम्पनसेटेड है, क्योंकि 22 इसका नॉर्मल है, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। एबीजीज ऑफ द पेशेंट में हमारे पास क्या है, पीएच दे रहा है 6 पॉइंट, मतलब पीएच कम हुई हुई है, और इसमें CO2 लेवल्स अगर हम देखें तो ये ज़्यादा हुए हुए हैं, तो अगेन कॉज रेस्पिरेटरी होगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा होगा हमारे पास। अच्छा सॉरी, इसमें एक और चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें ना ACO3 लेवल्स बहुत ज़्यादा कम भी बता रहा है। अब हमारे पास पहले ही एसिडोसिस हो रहा है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए जो ACO3 लेवल्स हैं इन्हें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले ही एसिडोसिस है, लेकिन ये भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, दैट मीन वहाँ पे मिक्स्ड एसिडोसिस होगा। A patient with the severe vomiting and the diarrhea for one day present with the tachycardia, respiratory rate is 22, hypotension labs showed the hypochloremia, hyponatremia, hypoglycemia. What is the diagnosis? Metabolic acidosis हो जाएगा पेशेंट में। अब यहाँ पे एक हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टेबल है उसमें पढ़ेंगे जो कॉजेज़ है ना, मतलब वॉमिटिंग में क्या होता है, वो कौन सी एसिडोसिस होती है, और डायरिया में क्या होता है, और हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ये हम एक नेक्स्ट टेबल है उसमें प्रॉपर्ली दिया हुआ है, उसमें हम कंफर्म कर लेंगे सारी। और रेजिडेंट लिविंग 500 फीट हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे याद रखना आपने रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। आगे टेबल में हम इसे रट्टा लगाएंगे फ़ौरन, लेकिन अब पूरी तरह से, लेकिन अभी याद रख लें कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। कट ऑफ वैल्यू फॉर द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज HCO2 इज मोर देन 26, मतलब अगर ज़्यादा होगा ये तो मोर देन 26, क्योंकि 22 टू 26 नॉर्मल है, तो कट ऑफ 26 है, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस हो जाएगा। अ पर्सन ब्रीदिंग इनटू अ पेपर बैग में जब ब्रीथ कर रहा है तो इंक्रीज आर्टीरियल CO2 लेवल्स हो जाएंगे। ब्लड आर्टीरियल पीएच इज टेकन फ्रॉम आर्टीरियल ब्लड इन अ हेपरनाइज्ड ट्यूब। हम ना अपनी हाउस जॉब में ABGs लेते थे, ABGs में हम क्या देखते थे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लेवल देखते थे, तो वो देखने के लिए हम जो आर्टीरियल ब्लड है वो कोगुलेट ना हो तो हेपरनाइज ट्यूब लेते हैं, मतलब हेपरिन डालते हैं 0.5 ml या इससे भी कम, बस उसे कोट कर लेते हैं सिरिंज को, उसके बाद उसमें ब्लड लेते हैं कि वो कोगुलेट ना हो, फिर उसमें ABGs लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस देखते हैं। नीचे वो बता रहे हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। अब इसमें कहता है इफेक्ट ऑफ द एसिडोसिस ऑन द बॉडी, बॉडी विल कंट्रैक्ट टू इट बाय द हाइपर वेंटिलेशन। अगर एसिडोसिस हुई है ना तो हाइपर वेंटिलेशन से क्या होगा कि CO2 जो है ना, ये हमारे पास एक एसिडिक प्रोडक्ट होता है, तो इसे बाहर निकालना शुरू कर देगा बॉडी से, तो हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी एसिडोसिस में, जो टूवर्ड्स नॉर्मल ले आएगी बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम को। अ पेशेंट हैज़ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है फॉर एवरी 10
ये भी याद रखना, फॉर एवरी 10 mmHg राइज इन PCO2 कंपनसेटरी इंक्रीज इन HCO3 क्या होता है, 4 मिलीमोल। मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेगुलेशन ऑफ द किडनी इज बाय एच पॉजिटिव लॉस, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में किडनी से अब एसिडोसिस हुआ हुआ ना, तो हमारे पास जो एच पॉजिटिव है वो एसिडिक प्रोडक्ट है, तो किडनीज क्या करेंगी, एच पॉजिटिव को एक्सक्रीट करना स्टार्ट करा देंगी। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन नॉर्मल इन क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, प्लाज्मा एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर किडनीज की बात करें तो किडनीज जो है इसे मूव आउट ऑफ द बॉडी मूव कराना स्टार्ट कर देती हैं। फिर कहते हैं इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाउ इज रीनल कंपनसेशन इज डन, इंक्रीज ग्लूटामिन सिक्रीशन। अब हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रीनल क्या करता है, ग्लूटामिन को इंक्रीज करा देता है, और ग्लूटामिन क्या कराता है, ग्लूटामिन सिक्रीशन जो है वो एच पॉजिटिव को बॉडी से बाहर की तरफ मूव कराना स्टार्ट कर देती हैं। इस एमसीक्यूज पे स्टार लगा लें, ये थोड़ा हट के है, इसे याद करना ज़रूरी है। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, हाउ इज रीनल कंपनसेशन डन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज इंक्रीज ग्लूटामिन सिक्रीशंस। नेक्स्ट पे कहता है व्हाट इज द बॉडी रिस्पॉन्स टू द एसिडोसिस, एसिडोसिस में क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन होती है, रीनल कोरिलेशन ऑफ द एक्यूट हाइपरकेलीमिया विद द रिजल्ट इन द एसिडोसिस। एक्यूट हाइपरकेलीमिया में क्या होता है कि एसिडोसिस हो जाती है, मतलब हमारे पास हाइपरकेलीमिया हुआ है, वहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है, पोटेशियम ज़्यादा होगा, दैट मीन वहाँ पे एच पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ये लीड करता है टुवर्ड्स एसिडोसिस। नेक्स्ट पे यहाँ पे एक नोट देता है हाइपरकेलीमिया प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन स्टिक्शन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। Aldosterone act on the distal tubule to increase the sodium reabsorption and enhance the potassium secretion. When potassium excretion in the distal tubules enhance the H positive secretion, which also occur in exchange of the sodium reabsorption, is diminished. As hydrogen secretion diminished, hydrogen ion retained and acidosis occur. अब बेसिकली कहता है कि हाइपरकेलीमिया में हमारे पास एसिडोसिस इस वजह से होता है कि जब हमारे पास हाइपरकेलीमिया होता है ना, तो हमारे पास ये मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर है फॉर एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन जो है वो निकलता है, तो वो क्या करता है, वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देता है और पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कराना शुरू कर देता है। अब सोडियम एब्जॉर्प्शन के साथ साथ बॉडी में पोटेशियम एक्सक्रीशन को मेंटेन करने के लिए एच पॉजिटिव जो है वो उसका लॉस होना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर वो पोटेशियम के साथ साथ एच पॉजिटिव भी रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एच पॉजिटिव बॉडी में रहता है, कॉमुलेट होना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। नेक्स्ट पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ द एसिडोसिस ऑन द बॉडी, इंक्रीज रेस्पिरेशन हो जाती है, वोलेटाइल एसिड कंपनसेशन होती है, बाइकार्बोनेट सिस्टम ऑफ द किडनी, और बाइकार्बोनेट सिस्टम ऑफ द किडनी जो है वो हमारे पास HCO3 है, या अगर वो अलग से किडनी का पूछे जो मोस्ट पोटेंट है किडनी में, तो वो फॉस्फेट है, और अगर वो पूछे कि ऐसा सिस्टम जो सिर्फ किडनी में है और बाकी बॉडी में नहीं है, तो वो है अमोनिया। ये पीछे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बात क्लियर की थी। नेक्स्ट पे हमारे पास 147 पॉइंट है, इसमें कहते हैं एनाइन गैप जो होता है डिफरेंस बिटवीन द मेयर कैटाइन एंड द मेयर एनाइंस में होता है। एनाइन गैप विदाउट पोटेशियम, अगर हम पोटेशियम जो है ना इसकी बहुत कम कंसनट्रेशन होती है तो इसे फार्मूला में मोस्टली यूज़ नहीं करते, तो सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस एच CO3 ये हमारे पास होता है, एनाइन गैप होता है। और अगर पोटेशियम ऐड करें तो सोडियम प्लस पोटेशियम हो जाएगा और क्लोराइड प्लस बाइकार्ब हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयन में से नेगेटिव आयन्स को माइनस कर देंगे। फिर कहते हैं कैलकुलेट द एनाइन गैप, HCO3 इतना है, सोडियम इतना है, क्लोराइड इतना, पोटेशियम इतना है, तो आंसर इज 24। अब इसमें हम जो पॉजिटिव आइन है उन दोनों को प्लस कर लेंगे, 135 प्लस 4 कर लेंगे, क्योंकि सोडियम 135 है और पोटेशियम ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 139, और इनमें से हम माइनस कर देंगे नेगेटिव को, नेगेटिव में बाइकार्ब आ रहा है, 15 प्लस 100 कर लेंगे, क्लोराइड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 115, तो हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। इस तरह से हम एनाइन गैप निकालते हैं। अगेन वही दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले सॉल्व करके बता दिया, इस तरह से हमारा एनाइन गैप आ गया। आल्सो रिमेंबर दैट इन द डायरिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल एनाइन गैप विदाउट नॉर्मल एनाइन गैप, मतलब अब आपने इसमें याद रखना है कि डायरिया बेशक हमारे पास नॉर्मल किस्म का होगा या डायरिया सीवियर टाइप का डायरिया होगा, डायरिया में हमेशा हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। अब आपने इसे इस तरह से याद रखना है कि जो ड्यूरिंग डायरिया जो होता है ना, वो बाइकास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, तो बाइका भी एक अल्कलोसिस एजेंट है।
अल्काइलेटिंग एजेंट है, तो अगर बाइकअप बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो वहाँ पे हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा जब भी हमारे पास डायरिया होगा। लेकिन एनाइन गैप जो है वो हमेशा नॉर्मल रहता है विदाउट चेंजिंग इन एनाइन एनाइन गैप। हमारे पास जो होता है वो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन डायरिया। अब हम नीचे वाला टेबल देखते हैं 148 पॉइंट में। इसमें कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का बारबिचुरेट पॉइजनिंग जो है ये हमारे पास क्या कराती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब नीचे ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इसमें कहते हैं इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एसिडोसिस और एल्कलोसिस ये दिए हुए हैं इसने, और एनाइन गैप जिनमें ज़्यादा हो जाता है और इसमें एनाइन गैप जो है वो नॉर्मल रहता है। नॉर्मल एनाइन गैप हमारे पास 8 टू 12 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, एमसीक्यूज में आता है कि नॉर्मल एनाइन गैप कितना है, तो ये 18 टू 8 टू 12 मिली एक्विलेटर होता है, ये हमारे पास नॉर्मल एनाइन गैप होता है। अब हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में भी एनाइन गैप नॉर्मल रहता है, हाइपर एलिमेंटेशन में भी नॉर्मल रहता है, एडिसन डिजीज़ में भी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी, ये इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और डायरिया। इसमें नाइन गैप क्या कहते हैं, नॉर्मल रहता है, और एसिडोलामाइड जो एसेटोजोलामाइड जो होता है इसकी पॉइजनिंग में भी नाइन गैप नॉर्मल रहता है, स्पाइरानोलेक्टोन में भी नॉर्मल रहता है, सेलाइन इन्फ्लुएन में भी नॉर्मल रहता है। लेकिन जो अल्कोहल यूज़ है, मिथानॉल है, इसमें नाइन गैप ज़्यादा हो जाता है, यूरेमिया में ज़्यादा हो जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, हमारे पास एनाइन गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आयरन टैबलेट अगर यूज़ कर रहा है, आइसोनाइजेड, लैक्टिक एसिडोसिस, इथाइलिन ग्लाइकोल या सैलिसाइक्लेट्स, इन सारों में हमारे पास क्या होता है, एनाइन गैप जो है ज़्यादा हो जाता है। अब नीचे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला हमारे पास टेबल दे रहा है। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कराती हूँ। इसमें ना जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसके एंड पे हम यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी अपने टेबल में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंड पे ऐड कर रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसका ये कॉलम है, ये है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एक चीज़ हमने ऊपर पढ़ी कि बारबिचुरेट पॉइजनिंग जो है वो क्या कराती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे बारबिचुरेट पॉइजनिंग क्या कराती है, हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कराती है। साथ में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो ड्राउजी हो रहा है, अगर कहे कि पेशेंट ड्राउजी है तो उसमें कौन सी टाइप की एसिडोसिस होगी, सॉरी ड्राउनिंग में कौन सी टाइप की एसिडोसिस होगी, ड्राउनिंग में हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। और अगर एस्थमा का पेशेंट है तो उसमें कौन सी एसिडोसिस होगी, उसमें भी हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। ये मैंने पॉइंट अलग करके लिखती हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। इसके अलावा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जो एस्थमा में होती है मोस्टली कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक्यूट लंग डिजीज़ में, क्रोनिक लंग डिजीज़ में, ओपियाइड्स में। बारबिटूरेट्स किस में आते हैं, ओपियाइड्स में। तो ओपियाइड्स में बारबिटूरेट में क्या आती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वीकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल अगर हो गई है ड्यूरिंग ड्राउनिंग तो उसमें भी कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मोस्टली आस्क एमसीक्यू जो होता है ना वो होता है हाई एल्टीट्यूड। तो आपने याद रखना है हाई एल्टीट्यूड पे आपके पास क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पे हमेशा हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। इसके अलावा हिस्टीरिया में और हाइपोक्सीमिया में जो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पे होता है, हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सीमिया होता है और उसमें कौन सी एसिडोसिस होती है, सॉरी अल्कलोसिस होती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सैलिसाइक्लेट्स जो होते हैं उसमें अल्डी जो होती है ना वो हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। लेकिन इसमें हमारे पास एनाइन गैप जो है आपने याद रखना इंक्रीज़ कर जाता है। ट्यूमर्स में या पल्मनरी एम्बोलिज्म में अगर ब्लड फ्लो रुक गया है किसी वजह से, स्टेसिस हो गई है आर्टरीज़ की, तो वहाँ पे क्या होगा कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। अब आते हैं हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है कि वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में ना हमारे पास ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो स्टोमिक में एच पॉजिटिव आयन होता है ना वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है माउथ से, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है क्योंकि एच पॉजिटिव कम हो जाता है। लूप डायूरेटिक्स में, वॉमिटिंग में, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में, एंटासिड्स यूज़ में, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और वॉमिटिंग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। एक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और दूसरा वॉमिटिंग। इन दोनों में क्या होता है, हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है। क्योंकि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा कि सोडियम जो है वो ज़्यादा अब्सॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम बाहर मूव कर जाएगा, तो एल्कलोसिस की तरफ लीड कर जाएगा। लास्ट पे आता है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आपने याद रखना है कि डायरिया
एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है हमारे पास डायरिया में, और दूसरा एक्सेसिव यूज़ ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एक्सेसिव यूज़ ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और अगेन अगर आप ये वाला टेबल अच्छे से याद कर लेंगे, जो से पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कराए हैं वो याद कर लेंगे, तो नीचे वाले एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है, तो ये हमारे पास आ रहा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आंसर है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अगर इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मैंने बताया दो ही इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के, एक वॉमिटिंग और दूसरा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। फिर कहता है कि हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस व्हाट इज़ द आउटकम, तो हाइपोकैलीमिया हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है, तो पोटेशियम एच पॉजिटिव भी बाहर जा रहा होता है और पोटेशियम भी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है। हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसिटोजोलामाइड में, अब ये एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि बाकी सारों में ना हमारे पास एनाइन गैप नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर वो कहे कि हाइपर क्लोरीमिक है, यानी क्लोरीन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है और वो हमारे पास आ रही है एसिडोसिस के साथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो हमने याद रखना है कि वो किस में होगा, एसिटोजोलामाइड में होगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हाई एल्टीट्यूड पे होती है हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर इन द बॉडी ड्यूरिंग ड्राउनिंग। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होती है, ड्राउनिंग में होती है, ये मैंने आपको बताया। ड्राउनिंग में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉजेज डायरिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया में होती है। एस्थमा में हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है एस्थमा में। एसिडोसिस विद द नॉर्मल एनाइन गैप इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में नॉर्मल एनाइन गैप रहता है, इसमें होती है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चाइल्ड विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड प्लाज्मा इज के जो है 2.5 है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और चेंज इन एनाइन गैप में हमारे पास टी के होता है। याद रखना है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में एनाइन गैप ज़्यादा हो जाता है, तो एनाइन गैप ज़्यादा तभी होगा जब हमारे पास जो है प्लाज्मा पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो हमारे पास किस में होंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। रिगार्डिंग मसल फटीग विल लीड टू द लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस जो है मसल फटीग कॉज करता है। विच ड्रग शुड बी स्टॉप्ड 24 और बिफोर गोइंग टू द सर्जरी प्रिवेंट लैक्टिक एसिडोसिस। ये दोनों लैक्टिक एसिडोसिस के एमसीक्यू हैं, इन्हें दोबारा दोबारा पढ़ लीजिएगा कि मसल फटीग कौन कराता है, लैक्टिक एसिडोसिस। तो लैक्टिक एसिडोसिस को बिफोर सर्जरी प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी ड्रग को 24 और पहले ही बंद कर देते हैं, वो है मेटफॉर्मिन। विच ऑफ दीज कॉज कैन कॉज द एसिडोसिस, तो ये हमारे पास डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ हमारे पास क्या कॉज कराती है, एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। याद रखना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होती है, एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। मैंने आपको ये बताया कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या कराते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। A patient after taking an analgesic overdose experienced hyperventilation, tachycardia, and the metabolic acidosis. The most likely drug is acetyl salicylic acid. ये याद रखना आपने, पेशेंट आफ्टर टेकिंग एनाल्जेसिक ओवरडोज एक्सपीरियंस हाइपरवेंटिलेशन होने लग गया एनाल्जेसिक की डोज के बाद, तो टैकिकार्डिया हो गया, उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है। और द मोस्ट लाइकली ड्रग जो है एसिटाइल सैलिसाइक्लेट्स हमारे पास क्या कराते थे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं 149 पॉइंट, इसमें कहता है टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस ड्यू टू द डिफेक्ट इन HCO3 रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें हमारे पास नीचे टेबल दे रहा है जिसमें डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस देता है, और साथ में ये कहता है टाइप 1 जो होती है डिस्टल होती है, और प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 होती है। हाइपर कैलीमिया अगर किसी में हो गया, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गए हैं, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 होगी। अब आपने इस बात का हमेशा याद रखना है कि अगर वो बाइकार्ब से रिलेटेड कोई बात करते हैं ना, बाइकार्ब्स के बाइकार्ब लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो टाइप 2 होगी हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और अगर वो बात करेगा कि हाइपरकैलीमिया हो गया, उसमें जो पोटेशियम लेवल्स हैं वो हाई हैं, तो वो हमारे पास टाइप 4 जो है वो होगी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा पूछा जाता है। बाकी फीचर इसके हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहली हमारे पास टाइप 1 है, वो डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। सेकंड प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है टाइप 2, और थर्ड हाइपरक्लीमिक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 है। अब हम हमें गलती ना लगे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास थी टाइप 1,
और ये हमारे पास थी टाइप 2। टाइप 2 जो होती है HCO3 रिलेटेड थी हमारे पास, और ये थी हमारे पास टाइप 4। टाइप 4 में हमारे पास क्या हो रहा था, हाइपरकेलीमिया हो रहा था। अब इसमें हमारे पास जो है, अब हम देखते हैं कि यूरिन पीएच की बात करें। अब आपने याद रखना है कि ये दोनों एसिडिक हैं, इन दोनों में पीएच जो है वो कम होती है और इसमें पीएच जो है ज़्यादा होती है। मतलब अगर एल्कलाइन यूरिन है और वो कह रहा है यूरिन की पीएच नीचे नहीं आ रही, मतलब किसी तरह भी यूरिन की पीएच नीचे नहीं आ रही, तो वो कौन सी एसिडोसिस होगी, टाइप 1 ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। और अगर वो बात करें कि पीएच उसकी ज़्यादा है, मतलब लेस देन 5.5 है, तो वो हमारे पास टाइप 2 और टाइप 4 हो सकती हैं। टाइप 4 हाइपरकेलीमिया से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टाइप 2 को बाइकार्ब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर सीरम पोटेशियम की बात है, तो सीरम पोटेशियम आपने याद रखना है टाइप 4 में ज़्यादा होता है, बाकी दोनों में कम होता है। कॉजेज इसमें एम्फीटेरिसिन बी टॉक्सिसिटी होती है, कंजेनिटल एनोमलीज में आता है ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें हमारे पास फेनकोनी सिंड्रोम हो जाता है या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं। बाइकार्ब वाले में हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो जाते हैं। और जो हमारे पास टाइप 4 है, इसमें डायबिटीज़ होती है, एस इनहिबिटर्स होते हैं, ARBs और NSAIDs होते हैं। अब हमने ये वाली एमसीक्यूज पढ़ ली हैं, सॉरी टेबल पढ़ ली है, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। इसमें वही बातें वो जो मैंने ऊपर आपको बताई हैं वही रिपीट टेलीकास्ट पे बता रहा होगा। यूरिन पीएच मोर देन 5.5 है। अब आपको पीएच ज़्यादा देखने के बाद फौरी तौर पे ऑप्ट करना चाहिए कौन से टाइप होना चाहिए। ये होना चाहिए रीनल ट्यूबुलर टाइप 1। सिर्फ इसमें हमारे पास पीएच ज़्यादा होती है, बाकी दोनों में कम होती है। फिर कहता है 4 मंथ चाइल्ड इन ER विद द एसिडिक पीएच एंड द सोडियम इज दिस, पोटेशियम इज दिस। पोटेशियम कम है, लेकिन इसमें हमारे पास एक और बात है कि पीएच एसिडिक है उसकी, तो इसका रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस इसका आंसर दिया हुआ है, इसने टाइप नहीं पूछी हुई, नहीं तो हम उसे फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। 3 मंथ बेबी प्रेजेंटेड विद अ क्रिटिकल इल कंडीशन, पीएच 7.2 है, PCO2 इज 32, बायोकार्ब्स इज दिस, सोडियम इज दिस, पोटेशियम इज दिस। तो क्या है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ हुआ है। अगर वहाँ पे सोडियम ज़्यादा है बहुत, पोटेशियम कम हुआ हुआ है, तो हमारे पास क्या हुआ हुआ है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ हुआ है। टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस डिफेक्ट इन ACO3 रीअब्जॉर्प्शन। याद रखना है ACO3 की बात होगी तो वो कौन सा होगा, टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो हिज यूरिन पीएच इज 5.4। द पेशेंट यूरिन कैन नॉट बी मेड अल्कलाइन। अब अल्कलाइन नहीं किया जा सकता उसका, लेकिन वो है कितना, 5.4 है। तो बाय गिविंग द बाइकार्बोनेट विच इज दिस टाइप, तो इसे हम कहेंगे कि टाइप 2 है, क्योंकि इसमें बाइकार्ब्स की बात आ गई है। कहीं भी बाइकार्ब्स की बात आएगी तो वो कौन सा होगा, टाइप 2। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ यूरिन पीएच लेस देन 5.4, तो जो हमारे पास वो होता है जिसकी पीएच ज़्यादा होती है वो कौन सा होता है, टाइप 1। नेक्स्ट पे कहता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस टाइप 4 इज हाइपरकेलेमिया रिलेटेड, मोस्ट लाइकली रिगार्डिंग एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इज हाइपोकेलेमिया। मोस्ट लाइकली रिगार्डिंग एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हाइपोकेलेमिया होता है, लेकिन अगर हाइपरकेलेमिया होगा तो ये टाइप 4 होगी। एसिडोसिस यूजुअली एसोसिएटेड विद हाइपरकेलेमिया। एसिडोसिस क्या है, यूजुअली एसोसिएटेड होती है विद हाइपरकेलेमिया, बट रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एसोसिएटेड विद द हाइपोकेलेमिया। टाइप 1 और 2 में क्या होता है, हाइपोकेलेमिया। नॉर्मली एसिडोसिस में क्या होता है, कहता है हाइपरकेलेमिया हो जाता है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है उसमें पोटेशियम कम होता है, और ये टाइप 1 और टाइप 2 में होता है। और अगर टाइप 4 की बात करें उसमें भी हाइपरकेलेमिया होता है। ओनली टाइप 4 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस विद द हाइपरकेलेमिया। अगेन हमने अपना ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 150 पॉइंट की तरफ। अब 150 पॉइंट को अगेन आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा ब्लैंक पेज चाहिए। मैं इस ऊपर वाले पेज को सारा ब्लैंक कर लेती हूँ। इसमें हम एक पूरा किडनी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से पार्ट से कौन सा काम होता है इसमें। हमने ये अपने लिए पेज क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने किडनी में क्या करना है। अब ये जो नीचे वाला टेबल है ना, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक किडनी का स्ट्रक्चर बना के देती हूँ, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एरिया से किडनी में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं कहाँ से कौन सी एब्जॉर्ब हो रही होती हैं। ओके, अब अगर हम ये एक बनाएं किडनी का स्ट्रक्चर,
ओके, अब जो है ना, अब सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है ना, आपने याद रखना है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की। अब जो 67% ऑफ सोडियम है वो हमारे पास कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 67% ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो भी 67% ऑफ पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, और साथ में हमारे पास मैक्सिमम वाटर जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और हमारे पास 100% ऑफ जो है मैक्सिमम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो हो रही होती है वो इसमें हो रही होती है, ग्लूकोज की 100% ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज जो है वो भी हमारे पास यहीं पे हो रही होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। इसके अलावा अगर वो बाइकाप्स पे एमसीक्यू दे तो HCO3 की 80 to 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास कहाँ पे हो रही होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और एक और पॉइंट है याद रखने के लिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से रिलेटेड, कि अगर वो पूछे कि कौन से टाइप्स के डायूरेटिक्स जो हैं वो एक्ट करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्ट कर रहे होते हैं ऑन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। सेकंड पे हम लूप ऑफ हेनले में देख लेते हैं। अब लूप ऑफ हेनले में जो हमारे पास सोडियम है वो एब्जॉर्ब होता है 25%, और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है हमारे पास 20%। लेकिन ये जो हमारे पास है वाटर, ये इसके लिए इम्परमिएबल है। अब आपने याद रखना है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मतलब वाटर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती, ये इम्परमिएबल टू होती हैं वाटर एंड यूरिया। यूरिया और वाटर के लिए टोटली इम्परमिएबल होती हैं हमारे पास, सॉरी, ये लूप ऑफ हेनले इनमें से बिल्कुल भी अ, ये बेसिकली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है, तो ये वाटर के लिए भी इम्परमेबल है, यूरिया के लिए भी। सोडियम 25% एब्जॉर्ब होती है और पोटेशियम 20% एब्जॉर्ब होता है। और अगर वो बात करें कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करें, तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे अगर वो पूछे कि कौन से डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, तो याद रखना आपने कि लूप डायूरेटिक्स जो हैं ये हमारे पास एक्ट करते हैं डिस्टिल थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। हमारे पास कौन से एक्ट करते हैं, लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं, और इसमें भी मोस्टली जो हमारे पास एक्ट करते हैं वो होते हैं फिरोसेमाइड। अब हम इससे रिलेटेड नीचे टेबल पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लिप में मोस्टली चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि इन पे कौन से जो हैं वो इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं और कौन से चीज़ें इनमें मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती हैं। अब हम इससे रिलेटेड नीचे एमसीक्यूज पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स दी हुई है, ये लूप ऑफ हेनले दिया हुआ है, और ये डिस्टिल ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स दी हुई हैं। अब इसमें कहते हैं अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास 67% ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब होती है इन वाटर, और लेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होते हैं, साइड फॉर द ग्लोमेरुलर बैलेंस होती है। इट मीन्स दैट इवन इफ GFR इज इंक्रीज, still it maintained the constant fractional reabsorption 2/3 of the 67% of the filtered sodium and the water. पोटेशियम जो है 67% मैंने आपको बताया इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड फिल्टर पोटाशियम अलॉन्ग विद द सोडियम एंड द वाटर। और यूरिया जो है 50% ये एब्जॉर्ब होता है, और फॉस्फेट जो है ये 80 to 90% जो है फॉस्फेट भी हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास कौन से इनहिबिटर एक्ट करते हैं, याद रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो हमारे पास जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, ये डायूरेटिक्स है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले की बात करें तो 25% फ़िल्टर सोडियम जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, सोडियम 25 होता है और पोटेशियम 20% होता है। 20% ऑफ द फ़िल्टर पोटेशियम बाय द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। उसके बाद ये बात इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है कि ये इम्पर्मिएबल टू द वाटर है, सो कॉल्ड डाइल्यूटिंग सेगमेंट, इम्पर्मिएबल टू वाटर, वाटर के